हेलो, हाय, गुड आफ्टरनून। राज रईस कोचिंग में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज फिर से 15 क्वेश्चन का मैं डिस्कशन लेकर के आया हूँ इतिहास सेगमेंट में, जो आपके बीपीएससी बिहार दरोगा बीपीएससी टीचर के लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। तो आइए पहले सवाल पे चर्चा करते हैं। पहला सवाल जो है हम लोग चर्चा करते हैं कि आधुनिक युग को जन्म देने वाले अनेक परिवर्तनों की शुरुआत सबसे पहले कहां हुई थी। तो आधुनिक युग में आधुनिक युग को जन्म देने वाले अनेक परिवर्तनों की शुरुआत हुई थी सबसे पहले कहां हुई थी? तो यूरोप में हुई थी। जी हाँ, यूरोप में कुल 44 देश हैं। कुल 44 देश हैं। यूरोप को कहा जाता है कि परिवर्तनों का देश कहकर पुकारा जाता है। अफ्रीका, आपके डी नंबर ऑप्शन में अफ्रीका है, से अंध या काला महादेश कहकर पुकारा जाता है। अंध या काला महादेश कहकर पुकारा जाता है। अमेरिका महादेश को नई दुनिया कहकर पुकारा जाता है, नई दुनिया कहकर पुकारा जाता है। और एशिया महादेश को बात करेंगे तो महाद्वीपों का महाद्वीप कहकर पुकारा जाता है। एशिया महादेश को महाद्वीपों का महाद्वीप कहकर, महाद्वीपों का महाद्वीप कहकर या महादेश कहकर पुकारा जाता है। अगला सवाल पर चर्चा करेंगे। दूसरा नंबर सवाल, पुनर्जागरण की शुरुआत कहां से हुई थी? तो जी हाँ, 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच में, 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच में इटली के फ्लोरेंस शहर में पुनर्जागरण की शुरुआत हुई थी। पुनर्जागरण का अर्थ होता है फिर से जागना, फिर से जागना। दांते इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और दांते की पुस्तक है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। आइए अगले सवाल पे चर्चा करते हैं। तीसरा नंबर सवाल देखेंगे, गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो जी हाँ, गदर पार्टी की स्थापना 1 नवंबर 1913 ईस्वी गदर पार्टी की स्थापना हुई थी अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। गदर पार्टी एक गदर नामक पत्रिका स्थापित करती है। यह पत्रिका जो है यह भी 1913 में स्थापित हुई थी। यह विश्व की पहली ऐसी पत्रिका थी जो सर्वाधिक 6 भाषाओं में छपती थी। सर्वाधिक 6 भाषाओं में छपती थी। कहा जाता है गदर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष सोहन सिंह भाखना थे। सोहन सिंह भाखना थे और उसके कोषाध्यक्ष काशीराम थे। आपके बी नंबर ऑप्शन में चंद्रशेखर आजाद की चर्चा है। इन्होंने 1928 ईस्वी में भगत सिंह के सहयोग से हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में किया था। दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में किया था। और हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1924 ईस्वी में सूर्य सेन के द्वारा की गई थी कानपुर में। अगले सवाल पे चर्चा करते हैं। चौथा नंबर सवाल देखेंगे, असहयोग आंदोलन। जी हाँ, असहयोग आंदोलन 1920-22 में हुआ था। 1920-22 में हुआ था, जिसका प्रारूप चितरंजन दास के द्वारा तैयार किया गया था। और कहा जाता है 5 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया गया था। क्यों? तो चौरा चौरी कांड हुआ था 5 फरवरी 1922 ईस्वी को भगवान अहिर के नेतृत्व में। चौरा चौरी कांड हुआ था भगवान अहिर के नेतृत्व में 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। और कहा जाता है 12 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया था। और यह जो योजना बनी थी समाप्ति की, यह बारदोली में बनी थी। बारदोली में गांधी जी ने यह निर्णय लिया कि असहयोग आंदोलन समाप्त कर देना है, जिसका विरोध जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस करते हैं। कहा जाता है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो सितंबर 1920 में कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में। लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में अध्यक्ष पद पर रहते हुए लाला लाजपत राय ने सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना की 1920 में। इस वर्ष कांग्रेस का नियमित अधिवेशन भी हुआ था 1920 ईस्वी में, दिसंबर 1920 में नागपुर में वीर राघवाचारी की अध्यक्षता में। वीर राघवाचारी की अध्यक्षता में 1919 में कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन हुआ था मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में।
कहा जाता है खिलाफत आंदोलन के समर्थन की बात कही गई थी। और फैजपुर अधिवेशन जो हुआ था वो 1937 में हुआ था, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। जी हाँ, पहला कांग्रेस का गांव में अधिवेशन, फैजपुर अधिवेशन जो बंगाल में स्थित था, अभी बांग्लादेश में चला गया है, इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी 1937 में। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं, 5 नंबर सवाल। भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासन समर्थन में हुआ था? तो 1920 तुर्की। जी हाँ, मुस्तफा कमाल पाशा को गद्दी से उतार दिया गया था। उसके पश्चात खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ, जिसके मुख्य नेता महात्मा गांधी थे। कहा जाता है 1920 ईस्वी में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन भी किया गया, महात्मा गांधी की अध्यक्षता में। कहां? दिल्ली में। सैयद बंधु खिलाफत आंदोलन के महत्वपूर्ण नेता थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद, वो भी खिलाफत आंदोलन से प्रभावित थे। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं, 6ठा नंबर सवाल देखेंगे। पूर्ण स्वराज की मांग प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुई थी? तो ए नंबर ऑप्शन 1929 लाहौर अधिवेशन, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज का नारा दिया गया था। आपके सी नंबर ऑप्शन में 1931 कराची अधिवेशन, सरदार पटेल की अध्यक्षता में हुआ था। इसी अधिवेशन में मौलिक अधिकार का प्रारूप जवाहरलाल नेहरू के द्वारा तैयार करके पेश किया गया था। इसी अधिवेशन में गांधी जी ने नारा दिया था, गांधी मर सकते हैं लेकिन गांधीवादी नहीं। 1937 में फैजपुर अधिवेशन हुआ था, ना कि 34 में। 1937 में फैजपुर अधिवेशन हुआ था, जो पहला गांव में हुआ था। 1924 में बेलगांव अधिवेशन हुआ था, महात्मा गांधी की अध्यक्षता में। बेलगांव कहां है? कर्नाटक में। इस अधिवेशन की उपलब्धता यह जानेंगे कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे से अलग हो गए थे। अगले सवाल पर चर्चा करेंगे, 7वां नंबर सवाल देखेंगे। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो बारदोली सत्याग्रह। जी हाँ, 1928 ईस्वी बारदोली सत्याग्रह हुआ था। यह किसान आंदोलन था, गांधी जी के नेतृत्व में। सरदार पटेल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और बारदोली की महिलाओं के द्वारा गांधी जी के सहयोग से, बारदोली की महिलाओं के द्वारा गांधी जी के सहयोग से वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की गई। बारदोली सत्याग्रह के क्षेत्रीय नेता इंदुलाल याज्ञिक थे। इसी बारदोली सत्याग्रह की जांच हेतु 1928 ईस्वी में ब्रूमफील्ड कमेटी का गठन किया गया। ब्रूमफील्ड कमेटी का गठन किया गया और ब्रूमफील्ड समिति ने ही बारदोली सत्याग्रह को उचित ठहराया था। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 में हुआ था, खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ था और चंपारण सत्याग्रह 1917। कहा जाता है पश्चिम चंपारण के जोकितिया ग्राम से चंपारण सत्याग्रह हुआ था, जिसके क्षेत्रीय नेता राजकुमार शुक्ल थे। राजकुमार शुक्ल थे। और इसका प्रारूप अगर कहा जाए, चंपारण सत्याग्रह का प्रारूप अगर कहा जाए तो ब्रज किशोर प्रसाद के द्वारा, ब्रज किशोर प्रसाद के द्वारा तैयार किया गया था। कहीं कहीं सहाय भी दे देगा, ये जयप्रकाश नारायण के ससुर थे। अगले सवाल पर चर्चा करेंगे, रंपा विद्रोह। जी हां, 1916 में रंपा विद्रोह 1916 में हुआ था और 1920-22 में यह अपनी चरम सीमा पर था। अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में, सीताराम राजू के नेतृत्व में रंपा विद्रोह हुआ था दक्षिण भारत में। इसका मुख्य केंद्र दक्षिण भारत था, अतिरिक्त कर को लेकर के। 9 नंबर सवाल देखेंगे, किस वर्ष पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना हुई थी? तो जी हां, एमजी रानाडे के द्वारा पूना में, एमजी रानाडे के द्वारा, एमजी रानाडे जिन्हें महाराष्ट्र का सुकरात कहकर पुकारा जाता है, गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु, एमजी रानाडे के द्वारा कहा जाए तो पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 ईस्वी में की गई थी। वहीं 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा, जिन्हें भारत का मार्टिन लूथर कहकर पुकारा जाता है। आर्य समाज की स्थापना बंबई में हुई थी और उसका मुख्यालय लाहौर में था। 1867 में कहा जाए तो प्रार्थना समाज की स्थापना हुई। जी हाँ, प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में कहा जाए तो आत्माराम पांडुरंग के द्वारा केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से की गई थी। वहीं 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना
सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा की गई थी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा की गई थी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी कौन? जिन्होंने 7 अगस्त 1905 ईस्वी को स्वदेशी आंदोलन चलाया था, जिसका नारा था आत्मनिर्भरता आत्मशक्ति। और कौन सुरेंद्रनाथ बनर्जी? जिन्होंने बंगाली पत्रिका की स्थापना की थी। जिन्होंने बंगाली पत्रिका की स्थापना 1879 ईस्वी में की थी। अगले सवाल पर चर्चा करेंगे। 10 नंबर सवाल देखेंगे। वानर सेना और मंजरी सेना का गठन किस आंदोलन के दौरान किया गया था? तो सविना अवज्ञा आंदोलन के दौरान। कहा जाता है 12 मार्च 1930 से लेकर के 6 अप्रैल 1930 ईस्वी तक सविना अवज्ञा आंदोलन चला था। कहा जाता है कुल 17,000 महिलाएं इस आंदोलन में भाग लेती हैं, जिसमें पहली महिला जो गिरफ्तारी हुई थी वो सरोजिनी नायडू हुई थी। कुल 17,000 महिलाओं ने इसमें भाग लिया था। सर्वाधिक महिलाओं ने इसी आंदोलन में भाग लिया था, जिसमें सरोजिनी नायडू पहली गिरफ्तारी देते हैं। वानर सेना जो कि बच्चों की सेना थी और मंजरी सेना महिलाओं की सेना थी। जी हां, वानर सेना बच्चों की सेना थी और मंजरी सेना महिलाओं की सेना थी। 9 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन चला था। ऑपरेशन जीरो आवर के तहत सभी स्वतंत्रता सेनानियों को पकड़कर जेल में डाल दिया गया था। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। 11 नंबर सवाल देखेंगे। कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित करने वाली पहली महिला कौन थी? तो कादम्बनी गांगुली। जी हां, 1890 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस के मंच से पहली बार किसी महिला के द्वारा भाषण दिया गया था, वो थी कादम्बनी गांगुली। 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना के समय एकमात्र महिला कादम्बनी गांगुली ही थी जो शामिल थी, संस्थापक सदस्यों में शामिल थी। एकमात्र महिला कादम्बनी गांगुली। ये भारत की पहली महिला ग्रेजुएट थी। एनी बेसेंट 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष। सरोजिनी नायडू की बात करेंगे, 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं और 1933 में नलिनी सेन गुप्ता कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। 12 नंबर सवाल देखेंगे। निम्न में से किसने 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए मौलिक अधिकारों पर प्रस्ताव तैयार किया था? जी हां, सवाल आ गया, देखेंगे। तो मौलिक अधिकारों पर प्रस्ताव जो तैयार किया गया था वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा तैयार किया गया था। और इसी अधिवेशन में गांधी जी ने यह नारा दिया कि गांधी मर सकते हैं लेकिन गांधीवादी नहीं। कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार पटेल के द्वारा की गई थी। राजेंद्र प्रसाद, इन्होंने इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक की रचना की, जिसे विखंडित भारत कहकर पुकारा जाता है। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ नामक पुस्तक की रचना महात्मा गांधी के द्वारा की गई। वहीं जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने 1938 ईस्वी में नेशनल हेराल्ड नामक पत्रिका की स्थापना की। इन्होंने मेरी कहानी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, हु लिव इंडिया डाइज और ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री जैसी पुस्तकों की रचना की। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। किसे बौद्ध धर्म का रामायण कहकर पुकारा जाता है? तो जी हां, बुद्ध चरितम को अश्वघोष के द्वारा लिखी गई पुस्तक, अश्वघोष के द्वारा लिखी गई पुस्तक बुद्ध चरितम। सौदरानंद काव्य भी अश्वघोष के द्वारा लिखी गई है। सूत्र अलंकार भी अश्वघोष के द्वारा लिखी गई है। सौदरानंद काव्य, सूत्र अलंकार अश्वघोष की ही रचना है। कहा जाता है बुद्ध चरितम जो कि चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन में उपाध्यक्ष पद पर रहते हुए अश्वघोष ने लिखी, तो इसे बौद्धों का रामायण कहकर पुकारा जाता है। और महाविभाष शास्त्र, जी हां, इसकी रचना वसुमित्र के द्वारा की गई थी। इसे बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहकर पुकारा जाता है। कनिष्क के शासनकाल में वसुमित्र ने चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन में अध्यक्षता की थी, है ना? की पहली शताब्दी 100 ईस्वी में। कहा जाए तो महाविभाष शास्त्र नामक पुस्तक की रचना हुई थी संस्कृत भाषा में, जहां ऊपर के तीनों सम्मेलनों में पाली भाषा को संरक्षण प्रदान किया गया, वहीं चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन में संस्कृत भाषा को संरक्षण प्रदान किया गया। इसे बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहकर पुकारा जाता है। सूत पिटक, इसकी रचना आनंद के द्वारा प्रथम बौद्ध सम्मेलन में की गई। इसे बौद्ध धर्म का इनसाइक्लोपीडिया कहकर पुकारा जाता है। जातक कथा सूत पिटक का ही एक भाग है। जहां महात्मा बुद्ध के उपदेशों का विवरण सूत पिटक में मिलता है, वहीं उपाली के द्वारा लिखी गई पुस्तक विनय पिटक, जी हां, प्रथम बौद्ध सम्मेलन में विनय पिटक की रचना की गई।
जिसमें दैनिक नियम की चर्चा विनय पिटक में मिलती है। अगले सवाल पे चर्चा करते हैं। 14 नंबर सवाल, अभी नहीं तो कभी नहीं नामक पंपलेट किसने लिखा था? जी हाँ, नाउ एंड नेवर। नाउ एंड नेवर नामक पंपलेट किसने लिखा? तो चौधरी रहमत अली के द्वारा। जी हाँ, चौधरी रहमत अली के द्वारा नाउ एंड नेवर नामक पंपलेट की रचना की गई, जिसमें पाकिस्तान शब्द का उल्लेख किया गया। लियाकत अली कहा जाता है अंतरिम मंत्रिमंडल में मुस्लिम लीग की तरफ से सदस्य थे। लियाकत अली। डी नंबर ऑप्शन अगर कहा जाए तो पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री मोहम्मद इकबाल। इन्होंने तंगे दर्रा, तराने हिंद, सारे जहां से अच्छा जैसी पुस्तकों की रचना की। तीनों गोलमेज सम्मेलन में कवियों का प्रतिनिधित्व मोहम्मद इकबाल के द्वारा ही किया गया था। वहीं आपके सी नंबर ऑप्शन में मोहम्मद अली गौहर की चर्चा है। मुस्लिम लीग का संविधान ग्रीन बुक के नाम से, ग्रीन बुक के नाम से मोहम्मद अली गौहर के द्वारा तैयार किया गया, और तीनों गोलमेज सम्मेलन में यही मोहम्मद अली गौहर मुस्लिम लीग का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगले सवाल पर चर्चा करेंगे। 15 नंबर सवाल देखेंगे। मुहतसीब नहीं होगा, सॉरी, प्रिंटिंग मिस्टेक है। मुहतसीब नामक पद का सृजन किसके द्वारा किया गया? तो जी हाँ, औरंगजेब के द्वारा, जो कि मुहतसीब नामक एक पद था जिसे लोक आचरण अधिकारी कहकर पुकारा जाता है। मुहतसीब नामक पद का सृजन जो है औरंगजेब के द्वारा किया गया। औरंगजेब का शासनकाल अगर कहा जाए तो 1658 से लेकर के 1707 ईस्वी तक रहा। लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण, बनारस में ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण और रबिया दुरानी का मकबरा औरंगजेब के द्वारा ही तैयार किया गया था। अकबर, जिसका शासनकाल 1556 से लेकर के 1605 ईस्वी तक रहा, है ना, मुगल काल का पहला ऐसा राजा जो सर्वाधिक समय तक शासन करता है। दूसरा राजा अगर कहा जाए तो औरंगजेब। अकबर, जिसने अनुवाद विभाग की स्थापना की। जलाली नामक चांदी का चौकोर सिक्का अकबर के द्वारा चलाया गया। इलाही नामक चांदी का सिक्का, तनसब नामक सोने का सिक्का अकबर के द्वारा ही चलाया गया था। अकबर के समय में अगर कहा जाए तो अनेक संस्कृत ग्रंथों का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया। अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत 1575 ईस्वी में की थी। वहीं मजहर प्रथा की शुरुआत 1579 ईस्वी में की थी। अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण 1602 ईस्वी में करवाया था। फतेहपुर सिकरी नगर की स्थापना अगर कही जाए तो 1571 ईस्वी में की थी। जहांगीर, चित्रकला का स्वर्णिम युग, जहां हिंदी साहित्य का स्वर्णिम युग अकबर के काल को कहा जाता है, वहीं चित्रकला का स्वर्णिम युग जहांगीर के काल को कहा जाता है, जिसका शासनकाल 1605 से लेकर के 1627 ईस्वी तक रहा। इसके दरबार में मंसूर रहते थे जो पशु पक्षियों का चित्र बनाते थे। अकबर द्वारा मनसबदारी व्यवस्था जो शुरू की गई थी उसे जहांगीर ने समाप्त करके अल तमगा भू पद्धति लागू की थी। जहांगीर के द्वारा अगर कहा जाए तो सी अस्पा, यक अस्पा, दो अस्पा पद्धति लागू की थी। इसार नामक चांदी का सिक्का, जी हाँ, इसार नामक चांदी का सिक्का जहांगीर के द्वारा ही चलाया गया था। वहीं स्थापत्य कला का स्वर्णिम युग, स्थापत्य कला का स्वर्णिम युग स्थापत्य कला का स्वर्णिम युग शाहजहां के काल को कहा जाता है। शाहजहां के काल को कहा जाता है दीवाने आम, दीवाने खास, दीवाने आम, दीवाने खास मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां के ही काल में हुआ था। आना नामक चांदी का सिक्का शाहजहां के द्वारा ही चलवाया गया था। अगले सवाल पे चर्चा करते हैं। सॉरी, सवाल नहीं है। तो अगर राजराजेश्वरी इंस्टीट्यूट का डिस्कशन आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और पूरे बिहार में शेयर करें। जैसा कि मैं पिछले डिस्कशन में भी बता चुका हूं कि हमारा एक नया बैच आ रहा है बिहार टीचर को लेकर के, पीपीएससी टीआरई 3 और टीआरई 4 को लेकर के न्यू बैच अनाउंस हो रहा है, 9 तारीख से है। और इसके अलावा जो चल रहा है, इसके अलावा 70वीं बीपीएससी और बिहार दरोगा के लिए भी एक नया बैच अनाउंस हुआ है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।